व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है? क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की किसी लैंग्वेज में, किसी भाषा में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाना या लिखना, इसी चीज़ को हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग करने का मतलब है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाना। प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो हम उसमें ये डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि कैसे हार्डवेयर काम करेगा, किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने वाला है हमारी, कैसे सॉफ्टवेयर जो है वो एंड यूज़र से इंटरेक्ट करेगा, कैसे जो है डेटा इनपुट देंगे हम, या जिसकी कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, वो डेटा हम कंप्यूटर को, हार्डवेयर को कैसे पास करेंगे, कैसे वो आउटपुट या डेटा हमें रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें सॉफ्टवेयर बेसिकली देता है। सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब ही यही होता है कि हम कुछ काम करवाना चाहते हैं, वो काम कैसे होगा। ये कुछ फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो प्रोग्रामिंग के लिए आजकल यूज़ की जाती हैं। आज की डेट में ये सभी कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। इनमें जो कोड लिखा जाता है उस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। एग्जाम्पल के लिए ये एक सी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है जो कुछ टेबल वगैरह प्रिंट कर रहा है। अगर हम ये लिखते हैं तो इसको बनाने के बाद हमें एक दूसरे सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास लिंकर, लोडर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, सी लैंग्वेज के केस में कंपाइलर होता है, तो उसमें पास करना पड़ेगा। और जो उसको जो है कन्वर्ट करके हमें एग्जैक्ट उस फॉर्मेट में EXE में देगा जो हमारे कंप्यूटर पे रन करके उस टास्क को कंप्लीट कर सके। नॉर्मल केस में एक छोटे प्रोग्राम को एक सिंगल कोडर या प्रोग्रामर बना सकता है, बट अगर वो बहुत बड़ा है तो उसमें पूरी एक टीम चाहिए आपके डेवलपर्स की। तो इतने बड़े सॉफ्टवेयर के लिए हम प्रोग्रामिंग टर्म यूज़ ना करके पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टर्म का यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कोडिंग ही नहीं होती, कोडिंग के अलावा भी कई सारे फेजेस होते हैं, जैसे प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन फेज वो होता है जहाँ पर एक्चुअल कोडिंग की जाती है। इसके अलावा टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें होती हैं। कहीं पर भी अगर ठीक से काम नहीं किया, कहीं पर भी एरर आ गई, तो हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है वो फेलियर साबित हो सकता है। तो कोडिंग जो है वो एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन इसके अलावा बाकी पार्ट भी जो है वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल के फॉर्म में। बट हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं और कोडिंग उसमें एक छोटा सा पार्ट है। इसके बाद बात करें कि कैसे, अगर आप चाहते हैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना, आपको नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस लैंग्वेज पे काम करना चाहते हैं, किस लैंग्वेज से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। आप PHP पे काम करना चाहते हैं, पाइथन पे काम करना चाहते हैं, आप सी लैंग्वेज पे काम करना चाहते हैं, या और कौन सी लैंग्वेज इसमें आप काम करना चाहते हैं। तो प्रोग्रामिंग अगर सीख रहे हैं सिर्फ सीखने के पर्पज़ से, आप सी लैंग्वेज में रिकमेंड करूँगा। प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है, बट आजकल जो डिमांड में है आप पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। आप वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर यानी कोई वेबसाइट वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको पता है PHP, JSP, ASP या जावास्क्रिप्ट ये सब यूज़ होती है। और अगर आप किसी किसी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाना चाहते हैं तो उनकी लैंग्वेजेस थोड़ी सी अलग है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से प्रोग्रामिंग टूल्स का यूज़ करके आपने बनाने हैं अपने सॉफ्टवेयर्स। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में IDEs बोल दिया जाता है। ये एक फुल फ्लैज बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, जिसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं एक टेक्स्ट एडिटर होता है। इसके अलावा उस लैंग्वेज से सपोर्टेबल जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो भी उसी में इंक्लूड होता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन का फीचर जो होता है वो भी उसी के अंदर होता है कि कोड को इंटीग्रेट करना, जो आपने अलग अलग कोड फाइल्स लिखी हैं। डिबगर्स भी उसके अंदर होता है जो आपके सिंटैक्टिकल एरर्स वगैरह चेक करके बताता है। सिंटैक्स हाइलाइटर होता है जो आपके वेरिएबल या आपने जो जो किसी रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनके अलग अलग पार्ट्स के बीच में कलर को अलग डिफ्रेंशिएट करके बताता है, ताकि आप कोड को इजीली डिटेक्ट कर सकें। इसके अलावा कोड कंप्लीशन फीचर होता है जो कि जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्प करता है, ऑटोमेटिकली कोड को कंप्लीट करता रहता है। लेकिन स्टार्टिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसका यूज़ करें। GUI इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है अगर आप CLI में काम कर रहे हैं, किसी इस तरह के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो ये इसका फीचर होता है। इसके अलावा मैंने बताया कोड के इंटीग्रेशन या कोई प्लगइन्स वगैरह से आप फीचर एनहेंस वगैरह कर सकते हैं। अलग अलग प्लगइन्स भी आते हैं उसके फीचर इनक्रेज करने के लिए। इसके अलावा कोड सर्च कर सकते हैं, कोड में आपको कुछ सर्च करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके IDEs के आते हैं।
तो आईडीज़ की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो बहुत सारे आईडीज़ अवेलेबल हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। एग्जांपल के लिए विजुअल स्टूडियो है हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो विंडोज़ के लिए हो, विंडोज़ मोबाइल के लिए हो, या आपकी वेबसाइट्स के लिए, जैसे सी शार्प में आप काम करना चाहते हैं, या आप डॉट नेट में काम करना चाहते हैं, वीबी डॉट नेट में काम करना चाहते हैं, तो विजुअल स्टूडियो में आप इन किसी भी लैंग्वेज के लिए जो है कोड बना सकते हैं। पाईचार्म जो है वो बेसिकली पाइथन के लिए यूज़ होता है। बेसिकली पीएचपी जो है वो पीएचपी स्टॉर्म पीएचपी के लिए है बनाया गया है। नेटबीन्स और एक्लिप्स जो है वो जावा के लिए हैं। अगर आप जावा में कोडिंग कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग नेटबीन्स या एक्लिप्स यूज़ करते हैं उसके लिए। रूबी माइन आपका रूबी लैंग्वेज वाले पर्सन्स यूज़ करते हैं। ऐसे एड्रिनो आईडी जो है वो एड्रिनो की जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो एड्रिनो आईडी यूज़ करते हैं। ऐसे ही ऐप कोड एक्स कोड जो हैं ये एप्पल के हैं, तो एप्पल के आपके मैं जो मैकबुक है उसके मैक ओएस एक्स के लिए बना रहे हैं, या आप आईओएस के लिए बना रहे हैं, तो ऐप कोड या एक्स कोड आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो यूज़ होता है अगर आप एंड्रॉयड के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं। वैसे तो और भी बहुत बहुत सारे मार्केट में आपके आईडीज़ मिल जाएंगे आपको, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपके कौन कौन से आईडीज़ हैं, आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी। बट ये जो है आपको एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको जिससे आपको आइडिया लग जाए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं अगर आप बड़े लेवल पर बना रहे हैं, बट लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप, क्योंकि इनमें काफ़ी ऐसे फीचर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसको शायद ना ही यूज़ करें। कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो है आप मैनुअल अगर दूसरे डेवलपमेंट टूल्स हैं अगर उनका यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे टेक्स्ट एडिटर में हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस जो विंडोज़ के यूज़र है वो यूज़ करते हैं। जो लाइनक्स पे काम करते हैं वो विम या ईमैक्स, ये टेक्स्ट एडिटर हैं जिनमें हम कोड लिखते हैं, प्लेन कोड। अगर आपने एचटीएमएल वगैरह के कोड वगैरह देखा होगा या सी प्लस प्लस में, तो आप सिंपली नोटपैड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास आप अगर मैनुअली काम कर रहे हैं तो आपको मैनुअली कंपाइलर्स भी आपको, या इंटरप्रेटर जो भी आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो वो आपको मैनुअली आपको अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लिंकर भी डालना पड़ सकता है, आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा अगर वो एक साथ अवेलेबल नहीं है। अगर आप आईडीई नहीं ले रहे हैं तो ये सब आपको अलग अलग चाहिए होंगे। अगर आप जावा पे काम कर रहे हैं तो आपको जेवीएम या जेआरई डालना पड़ेगा जावा के कोड को चलाने के लिए। कंपाइलर की बात करूँ एग्जांपल के लिए तो जीसीसी आपके लाइनक्स वाले यूज़र्स के लिए आता है, जो लाइनक्स के अंदर सी का लैंग्वेज का कोड चलाना चाहते हैं तो वो जीसीसी डाउनलोड करते हैं। और विंडोज़ के ज़्यादातर यूज़र वो टर्बो सी का यूज़ करते हैं। तो ये अलग दो अलग अलग कंपाइलर्स हैं जो आपके सी लैंग्वेज के कोड के लिए ही कंपाइल करने के लिए यूज़ होते हैं। कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है और कंपाइलिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमारे सोर्स कोड को बाइनरी कोड में या एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं। सेम काम आपका इंटरप्रेटर करता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग होता है। सी लैंग्वेज के बाद अब हम बात करते हैं अगर पाइथन की, तो पाइथन के लिए सी पाइथन, आयरन पाइथन, जे पाइथन, पाइथन नेट, इस तरह के अलग अलग आपके इंटरप्रेटर अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लिंकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है आपके जो अलग अलग आपकी फाइल्स हैं जो आपने बनाई हैं अपने कोड में, उन सबको लिंक करके एक फाइनल एक्सी में कन्वर्ट करना। जेवीएम की अगर हम बात करें तो जेवीएम एक वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है। बेसिकली होता क्या है कि जो भी नॉर्मल बाकी सभी लैंग्वेजेस में आप कोड बनाते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होता है, यानी जो कोड आपने विंडोज़ के लिए बनाया वो विंडोज़ में चलेगा, जो आपने लाइनक्स के लिए बनाया वो लाइनक्स में चलेगा, जो आपने मैक के लिए बनाया है मैकबुक्स वगैरह के लिए, आईओएस के लिए, वो उस पर ही चलेगा। बट जावा के अंदर ये फीचर है कि आप सेम कोड सब जगह चला सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि उस मशीन पर जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। तो कई बार कंपनीज वो प्रीडिफाइन इंस्टॉल करके देती हैं, नहीं तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा का कोई भी सॉफ्टवेयर हम चला रहे हैं तो वो जेवीएम उसमें पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, तो वो सेम कोड जो है वो सब जगह रन कर जाता है, हमें अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ता। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कुछ जॉब रोल्स या टर्म्स की अगर हम बात करें, तो जब हमें पता है कि एक रियल एनवायरनमेंट में बहुत सारे डेवलपर्स मिलके अपना कोड लिखते हैं और उस कोड को एक कॉमन स्टोरेज में जो है वो सबमिट करते हैं, वहाँ पर एक थर्ड पर्सन होता है जो आपके उस कोड को रीड करता है किसी एरर के लिए और टेस्ट करने के लिए। उस चीज़ को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टर्म बोलते हैं बेसिकली, और पर्सन को बोला जाता है टेस्टर। तो टेस्टर एक जॉब रोल है बेसिकली। तो इनका काम बेसिकली यही होता है कि कोड के अंदर किसी एरर को डिटेक्ट करना। कुछ मैनुअल होता है, कुछ आपके टूल्स होते हैं जिनका ये यूज़ करते हैं। एरर डिटेक्ट होने के बाद ये आपके जो डेवलपर जिसने वो बनाया है उसको इंटीमेट करते हैं कि आपके कोड में एरर है, एंड देन वो उसको वापस से अपना करेक्ट करता है एरर को, और फिर दोबारा से उसको
पेस्ट कर देता है या कॉमन स्टोरेज में लगा देता है, और टेस्टर उसको उसको हमेशा चेक करता रहता है। तो टेस्टिंग एक जॉब ऐसी है जिसमें आपको डेवलपमेंट नहीं करनी है, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, बट आप टेस्टिंग करते रहेंगे डेवलपमेंट किए बगैर। इसी तरीके से हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कुछ और टर्म्स हैं, जैसे नए एनवायरनमेंट में हमारे पास जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स डेवलपर अपने सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, जो कोड वो लिखते हैं, कोड को वो कॉमन स्टोरेज में ना करके एक स्मार्ट सर्वर पर भेजते हैं। उस सर्वर का काम होता है उस कोड को इंटीग्रेट करना, यानी इकट्ठा करना। तो इसमें जो टर्म निकल के आती है दैट इज कोड इंटीग्रेशन। ये वो कोड अपने आप ही इंटीग्रेट कर लेता है, यानी एक पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोड को इंटीग्रेट करने की। सिस्टम ही इतना स्मार्ट है कि वो उस कोड को जहाँ लगाना होता है वो वहाँ उसको पुट कर देता है, और टेस्टिंग भी अपने आप ही करता है। अगर कोई एरर होती है तो वो मैनुअली आपका जो डेवलपर है वो उसको अपडेट करेगा, और अपडेट करके ठीक करने के बाद वापस भेज देगा। फिर उसकी दोबारा आपकी किसी बग के लिए टेस्टिंग वगैरह होगी तो यहाँ पर वो वर्जन कंट्रोल एक टर्म यूज़ होती है, जो वो ये चेक करता है कि कितनी एरर्स हमने रेक्टिफाई की हैं। इससे पिछले वाला वर्जन सही काम कर रहा था, अब जो है सही काम नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ में वर्जन कंट्रोल टर्म्स आती हैं। और डीबगिंग टर्म आती है जहाँ पर हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं, कभी कोई बग है तो वहाँ पर हमने उसको डीबग किया कि हाँ एरर हमने रिमूव कर दी है इसमें। अगर सॉफ्टवेयर बन जाता है तो हमारे पास हम कहते हैं भाई सॉफ्टवेयर का वर्जन 1.0 बन गया है, फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं मार्केट में, और फिर भी उसके बाद काफ़ी सारी टेस्टिंग्स वगैरह होती हैं। इसी तरीके से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं आगे सीखने के लिए जो हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी अलग अलग डिस्कस करेंगे, कौन सी लैंग्वेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आजकल की ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं जो मार्केट में डिमांड में हैं, और बहुत सारी इसी तरह की डिटेल्स। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई डाउट है, कोई क्वारी है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।